हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालवी रस्तोगी एंड आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिजन के बारे में, बडिंग के बारे में, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, ये सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है। अब हम इस वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लस हम इनमें आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। फिर हम उसमें पढ़ेंगे कि अगर इनसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, किन मेथड से होते हैं। फिर हम आर्टिफिशियल तरीके से कैसे लैब्स में प्लांट को ग्रो कर सकते हैं विथ अ मेथड कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना सब कुछ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्लांट को ग्रो करने का डिफरेंट टाइप का मेथड, वो कहाँ अकर करते हैं, उसका पोजीशनिंग, उसका टाइम, उसकी स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें आता है। सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम न्यू प्लांट्स को लेते हैं, न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका नया जन्म होता है। और वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ओल्ड प्लांट्स। जब ओल्ड प्लांट्स सूख जाते हैं, मरते नहीं है, सूख जाते हैं, सिर्फ मरने की कगार पे होते हैं, तब हम उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो उस समय लिविंग होते हैं, उन पार्ट्स को ले करके उनसे नया प्लांट बनाते हैं, उसी सेम स्पीशीज का। तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो सिंपल है कि जब हम किसी ओल्ड प्लांट का टिश्यू या ओल्ड प्लांट का स्टेम, रूट्स या लीव्स लेकर के विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विदाउट टेकिंग एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब हम उनकी रूट्स, स्टेम्स, लीव्स की मदद से जब उनसे नए प्लांट्स बनाते हैं, तो हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंक्लूड करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लांट की ग्रोथ होना और किसी प्लांट का डेवलपमेंट होना। सो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि किसी प्लांट्स में बड्स के द्वारा होती है, किसी प्लांट्स में लीव्स के द्वारा, किसी प्लांट्स में उनकी स्टेम या रूट्स के द्वारा होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन किसी भी प्लांट का, उसका नया एक ऑर्गेनिज्म तैयार करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें किसी भी एक नए प्लांट को बनाने की, किसी भी न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस कराने की, सो बेसिकली दीज बर्ड्स, जो कि ये जो बर्ड्स होते हैं या लीव्स होते हैं जिनसे हम नया प्लांट बना सकते हैं, इनको हम डोरमेंट स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये डोरमेंट स्टेट में होते हैं। तो ये डोरमेंट स्टेट क्या होता है? डोरमेंट स्टेट मतलब होता है जब कोई पुराना जो प्लांट होता है, उसका जो पार्ट होता है, वो डोरमेंट स्टेट में होता है। और डोरमेंट स्टेट मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट, कि मतलब कोई भी अगर आप प्लांट ले रहे हैं, ओल्ड प्लांट ले रहे हैं, तो उसका जो भी पार्ट ले रहे हैं वो डोरमेंट स्टेट में ही होगा। जब आप उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, सॉइल में डाल करके उसमें वाटर देंगे, उसको एयर प्रोवाइड होगी, सनलाइट प्रोवाइड होगी, उसके बाद वो जाकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। उससे पहले जो ओल्ड प्लांट का कोई भी पार्ट लिया है हमने, वो डोरमेंट स्टेट में ही रहेगा। उसके अलावा जब आपने इस डोरमेंट स्टेट के कोई भी टिश्यू को या कोई भी स्टेम रूट को आपने वो
वो सारी चीजें सप्लाई करी, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड किया, तो ये जो डोरमेंट स्टेट है या इनएक्टिव स्टेट है ये वापस से रिप्रोडक्टिव बन जाएगा और प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करके वो नया प्लांट बना देगा। ये सूटेबल कंडीशंस लगती हैं डोरमेंट स्टेट से नेचुरल स्टेट में आने के लिए। कुछ कंडीशन लगती हैं, वो कंडीशंस होती हैं कि प्लांट में मॉइस्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मॉइस्चर हमें कहाँ से मिलेगा? वो मॉइस्चर हमें मिलेगा उस सॉइल से, और उस सॉइल में जब हम पानी डालेंगे तो हमको उसमें मॉइस्चर मिलेगा। एंड मॉइस्चर के अलावा जो प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है वार्मथ, मतलब कि गर्माहट, जो कि हमें सनलाइट से मिल जाती है। और इसकी वजह से जो पुराना टिश्यू है, पुराना जो भी स्टेम या रूट्स या लीव्स ली गई हैं जो इनएक्टिव या डोरमेंट स्टेट में है, डोरमेंट स्टेट बेसिकली एक साइंटिफिक वर्ड है, हम उसको यहाँ डोरमेंट स्टेट के बजाय इनएक्टिव स्टेट भी बोल सकते हैं। और अगर हम इनको लेते हैं, उन पुरानी स्टेम्स को लेते हैं, तो उनको हम ये प्रोवाइड करके उन्हें न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो ये थे कुछ इसका इंट्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, कि किस तरीके से आपका जो पुराना प्लांट है उसको वापस से लाइफ दी जा सकती है, या अगर वो लाइफ नहीं भी दी जा सकती तो उस पुराने प्लांट से आप एक नया प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे कि ग्रीन ग्रास होती है, जो घास उगती है वो गर्मियों के सीजन में बहुत सूख जाती है। तो गर्मियों के सीजन से जब रेनी सीजन आता है तो कैसे घास खिल उठती है, हरी भरी हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें जो भी डेड ग्रास होती है या जो होने वाली होती है, सूखी ग्रास होती है, उसमें से उसका जो पोर्शन होता है वो कट ऑफ होकर के फिर से रीग्रो होता है, फिर से उसको नरिशमेंट मिलता है बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और उसकी वजह से फील्ड्स में फिर से हरी भरी घास उगाती है। और इसी को हम इसका एक मेथड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो लीव्स में हो सकते हैं, और वो ब्रायोफिलम की लीफ में होते हैं। ब्रायोफिलम एक टाइप का प्लांट है। ब्रायोफिलम प्लांट होता है। ब्रायोफिलम प्लांट में ही उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें बर्ड्स आते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं ये इसकी लीव्स में आने के साथ साथ इसकी स्टेम में भी आ सकते हैं, और उन बर्ड्स से ही वो न्यू प्लांट ग्रो हो सकते हैं। सो बेसिकली ब्रायोफिलम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, ब्रायोफिलम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोड्यूस कर सकता है। जस्ट बाय यूजिंग दिस बर्ड हम ब्रायोफिलम का प्लांट फिर से रीजनरेट या रीग्रो करा सकते हैं। उसी तरीके से हमने एक प्लांट का नाम सुना है जिसको हम कहते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट जो होता है वो भी इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ही ग्रो करता है, या हम कह सकते हैं वो रीग्रो भी करता है। मनी प्लांट जो होता है वो बेसिकली ग्रो करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से। जब उसकी स्टेम जो होती है फिर से सॉइल में जाती है तो वो फिर से रीग्रो कर सकता है। उसी तरीके से पोटैटो ट्यूबर भी होता है। पोटैटो ट्यूबर को हम पोटैटो आइज भी कहते हैं। पोटैटो ट्यूबर जो होता है वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक अनदर एग्जाम्पल है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अभी तक हमने ब्रायोफिलम के बारे में पढ़ा, ब्रायोफिलम लीव्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा मनी प्लांट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं पोटैटो ट्यूबर के बारे में। पोटैटो ट्यूबर जो होता है वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है एंड इसका एक प्लांट होता है। पोटैटो ट्यूबर का जो प्लांट होता है उसमें उसी में बड्स या कह सकते हैं उसी में ट्यूबर्स निकलते हैं। ये ट्यूबर्स होते हैं, कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं बट आगे जाकर के ये आइज का शेप ले लेते हैं। सो यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर जो होता है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है।
सो बेसिकली दिस इज अ अंडरग्राउंड स्टेम एंड इसकी मदद से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना पॉसिबल होता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब पोटैटो ट्यूबर से होता है तो वो पूरे प्लांट को ही बेसिकली प्रोपोगेट करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट में होता है, जिसकी वजह से ये ट्यूबर्स हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैसे होता है। दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम कैसे किसी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, दो प्लांट्स को कैसे एक बना सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बेसिकली बहुत ईजी होता है कि हम आर्टिफिशियली मतलब अपने हाथों से, कोई नेचुरल तरीका नहीं होता है दैट अपने आप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको ये चीज करनी पड़ती है बाय 3 मेथड्स, दैट इज लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये 3 मेथड्स होते हैं जिससे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बेसिकली होता क्या है? सो दिस इज द प्रोसेस, सिंपली आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन सिंगल प्लांट। ये जो होता है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ growing plants, growing many plants, growing many plants। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस होता है ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन सिंगल प्लांट, फ्रॉम वन प्लांट बाय, अब ये कैसे होता है? बाय मैन मेड मेथड। अब आर्टिफिशियल टर्म यहाँ पे लगा ही हुआ है तो हम यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं बाय मैन मेड मेथड्स। मतलब कि हमने ही ये मेथड्स बनाए हैं जिससे कि हमारे लिए फार्मिंग जो है वो और भी आसान हो जाए। एंड हेंस दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मेथड जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, बट ऑल्दो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, राइजिंग ऑफ क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। देन इसमें और भी टाइप के कल्चर्स होते हैं, जैसे पिसिकल्चर होता है और एपीकल्चर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे इसके 3 मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, and the third one is the grafting। ये 3 मेथड्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कि पुरानी कोई प्लांट है उसमें से एक स्टेम या एक रूट या एक लीव ले लो और उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट या न्यू स्पीशीज को ग्रो करवा लो। कुछ इसी तरीके से होता है, बट इसमें ये मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि सबसे पहला होता है कटिंग का, देन आता है लेयरिंग का एंड देन आता है ग्राफ्टिंग का। तो सबसे पहले हम कटिंग पढ़ते हैं। कटिंग बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम प्लांट्स को कट ऑफ करेंगे। तो वो कट ऑफ कैसे करेंगे, उसका भी एक सिंपल मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है कि एक स्मॉल प्लांट लिया हमने जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल है, बिल्कुल जैसा प्लांट होता है छोटा सा, उसको लिया हमने। उसके लिए फिर हमने उसको कट ऑफ किया एक शार्प नाइफ से, उसको स्लैंट वे में, स्लैंटिंग कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये स्टेम है, स्लैंट वे में कुछ इस तरीके से हमने उसको कट किया। एक पीस ऑफ स्टेम निकाल लिया हमने उसमें से, एंड उस पीस ऑफ स्टेम में नो रूट्स, नॉट इवन लीव्स, कोई रूट या कोई लीव्स अभी नहीं
बात नोटिस करनी पड़ती है, एक चीज नोटिस करनी पड़ती है कि यहाँ पे कोई बर्ड्स ना आए। अगर वो बर्ड्स आ जाएंगे तो अगर वो बर्ड्स हार्मफुल होंगे या डिजीज रेजिस्टेंट होंगे या डिजीज कैरी कर रहे होंगे तो वो दोनों प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं। इस प्लांट को जिससे हमने स्टेम ली है और उस प्लांट को भी कर सकते हैं जिसपे हम ये स्टेम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज नोटिस करनी पड़ती है कि यहाँ पे हमें बर्ड्स देखने पड़ते हैं कि यहाँ नो बर्ड्स हों। बर्ड्स नहीं हो तभी ये ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट लिया, उसको स्लैंट वे में एक शार्प नाइफ से कट किया जिसे हम कटिंग बोलते हैं। उसको कट किया, वहां से हमने या तो स्टेम ले ली, हम 3 चीजें ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, रूट्स ले सकते हैं या हम लीव्स भी ले सकते हैं। किसी भी प्लांट में हम ये 3 चीजें बहुत ही आसानी से उस स्टेम से उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमने ली। अब हम इसको कट करने के बाद अब हम सेकेंड मेथड पे आते हैं विच इंक्लूड्स द लेयरिंग पोर्शन। अच्छा, कटिंग वाला जो पोर्शन है, कटिंग में इसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं। कटिंग की मदद से जो भी बर्ड्स होते हैं या जो भी प्लांट होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, जैसे रोज, ग्रेप्स, रोज है, ग्रेप्स है, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, बहुत सारे होते हैं। मैं रोज का एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के आपको समझा रही हूँ। आपने रोजेस में एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी, उसके वाइब्रेंट कलर्स, उसके जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। कुछ रोजेस तो ऐसे होते हैं जिनमें शेड्स होते हैं। वो शेड्स क्यों होते हैं, वो शेड्स कैसे आते हैं? बाय दीज मेथड्स। अगर हम किसी भी एक स्टेम को जो रूट से अटैच्ड है, नीचे की स्टेम जो है और ऊपर की स्टेम को अगर काट दिया, ऊपर की स्टेम हटा करके हमने उस स्टेम की जगह कोई दूसरे प्लांट की स्टेम लगा दी। सपोज अगर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट का कलर है वाइट और दूसरे का है रेड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे उसकी कट करी स्टेम, तो जो नीचे वाला पोर्शन है जो रूट से जुड़ा हुआ है उसको वैसे ही रहने दिया, यहाँ से हमने हटा दिया। ये जो पोर्शन है वो रेड स्टेम का है और ये जो है वो वाइट का है। अब हम यहाँ पे वाइट वाले जो प्लांट है उसका एक स्टेम ला करके यहाँ अटैच करके उसको बांध देंगे। जब ये फिर से ग्रो होने लगेंगे, इनके टिश्यूज अटैच होने लगेंगे, तो जो हमें इसमें से फ्लावर मिलेगा वो हमें शेड का मिलेगा। दैट मीन्स हमें वाइट और रेड दोनों शेड्स के बहुत प्यारा से मल्टी शेड का हमको फ्लावर मिलेगा जो कि बहुत देखने में सुंदर होगा। इसे हम बहुत ही मतलब वाइट और रेड कॉम्बिनेशन का भी कह सकते हैं। तो ये कटिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देन हम आते हैं लेयरिंग पे। लेयरिंग भी कुछ इसी तरीके से होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 2 प्लांट्स लिए थे, रेड एंड वाइट लिया था, उसको ऊपर लेयर कर दिया और उसके बाद उसको बांध दिया। कुछ इसी तरीके से लेयरिंग होती है। मैंने कटिंग में भी आपको लेयरिंग बता दी जब मैंने आपको रोज समझाया, बट मैं फिर से आपको एक डिटेल्स वे में बता देती हूँ। इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम एक ब्रांच लेते हैं पूरी, तो मैं लिख देती हूँ, वी टेक ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ प्लांट। यहाँ पे मैंने एक ब्रांच ली किसी प्लांट की और उसको पुल किया टुवर्ड्स द ग्राउंड। पुल किया टुवर्ड्स द ग्राउंड मतलब बेंड कर दिया, पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, मैंने ग्राउंड की तरफ उसको बेंड कर दिया। अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें जो है एक पार्ट जो था ऊपर का, जो टिप वाला पार्ट था वो नीचे आ गया ग्राउंड में, मतलब कि वो सॉइल में जाकर के दब गया, कुछ यू ऐसे उल्टा यू शेप का बन गया। ये सॉइल है वो वापस से सॉइल में जाकर के दब गया। आफ्टर सम टाइम अगर हम जब इसको नोटिस करेंगे तो इधर से भी एक न्यू रूट निकलने लग जाएगी। कुछ टाइम बाद यहां से भी रूट्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा एंड देन रूट्स जब डेवलप हो जाएंगी
तो ये यहां से कट ऑफ हो जाएगा, ये यहां से कट ऑफ हो जाएगा. द ब्रांच इज देन कट ऑफ. ओके, द ब्रांच देन from here it will cut off and the whole new parent plant is observed. So यहाँ पे ये जो पार्ट है ब्रांच का वो completely ग्रो हो जाएगा. पर तभी ग्रो होगा जब इसकी रूट्स तो ऑलरेडी हैं, इसकी भी रूट्स फॉर्म हो जाएंगी, तब ये जो है यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा एंड ये पूरा पेरेंट प्लांट, दैट इज पीपी मैं यहाँ लिख रही हूँ, पेरेंट प्लांट जो है वो कंप्लीटली हमें दिखने लग जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे यही होता है. लेयरिंग का जो मेथड होता है ये बहुत ही सिंपल होता है. इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख देती हूँ. अच्छा, मैं पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको जो बता रही थी वो मैं पहले कंप्लीट करा देती हूँ. जो है अ ब्रांच ऑफ प्लांट पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड. अब ये जो पार्ट है इसका ये कवर्ड है. किससे कवर्ड है? विथ सॉइल. जो सॉइल है वो यहाँ पे भीगी हुई है, नरम है और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी टाइप के है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अ ब्रांच ऑफ प्लांट pulled towards the ground and a part of it is covered with moist soil. हम यहाँ पे moist टर्म का यूज कर रहे हैं. moist soil क्योंकि जो प्लांट है उसको एक्सेस वाटर चाहिए रहता है. leaving the tip, हम यहाँ पे इसकी जो टिप है वो छोड़ रहे हैं. leaving the tip of the branch exposed. मैंने यहाँ पे ये जो टिप थी वो छोड़ दी है, उसको कट ऑफ कर दिया था. तो मैं यहाँ लिखूंगी leaving the tip of the branch exposed. मतलब कि मैं एयर में खुला छोड़ दूंगी. above the ground, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ above the ground, that means ग्राउंड से ऊपर मैं रख दूंगी उसको. ओके, सो यहाँ पे हमको कुछ समय बाद जो नया प्लांट है वो हमें दिख जाएगा. ओके, सो ये था हमारा लेयरिंग का पोर्शन. लेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ. इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है जैसे लेमन, गुआवा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे होता है स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा. यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए. ये होती है लेयरिंग का पोर्शन. नेक्स्ट इसके आता है ग्राफ्टिंग. See, grafting is another method in the vegetative propagation, or we can say it is the another method in artificial propagation. ठीक है, ग्राफ्टिंग जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का एक थर्ड मेथड होता है. एंड इसमें हम स्टेम को कट करते हैं और दो डिफरेंट प्लांट्स, एक रूट के साथ होता है और दूसरा विदाउट रूट होता है. जो मैंने आपको यहाँ बताया था वो लेयरिंग का नहीं था. आई एम रियली वेरी सॉरी. जो यहाँ था वो मैंने लेयरिंग का आपको गलती से बोल दिया था, बट यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग का होता है. यहाँ पे जो मैंने बताया अभी, ये एक मेथड होता है जिसमें हम दो प्लांट्स लेते हैं, एक की स्टेम के साथ लेते हैं, सॉरी एक रूट्स के साथ लेते हैं और एक हम लेते हैं विदाउट रूट्स के साथ, और उन दोनों को कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं कि जैसे ये एक प्लांट का स्टेम है और ये उसकी रूट्स हैं. ये रूट सॉइल से अटैच्ड है. ये दूसरे प्लांट का स्टेम है जो मैंने यहाँ पे अटैच करके इसको कवर अप कर दिया. जब ये कवर अप कर दिया तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये टिश्यूज बन रहे हैं, और जब ये टिश्यूज बन जाएंगे तो ये फिर से अटैच हो जाएगा. हमें फिर इस क्लॉथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ इस तरीके से ये अटैच्ड ही रहेगा. तो जब तक ये अटैच नहीं होता, जब तक इसके टिश्यूज नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमको इसको एक सपोर्ट देना होगा जिसकी वजह से ये एकदम सीधा खड़ा रहे. तो
तो यहाँ पे हम ग्राफ्टिंग में कुछ यही करते हैं, दो प्लांट्स को लेने के बाद हम उसको कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं कि उसको एक सिंगल प्लांट कहा जाए, और वो न्यू प्लांट जो होता है उस प्लांट में, जो न्यू प्लांट जो इसके जुड़ने के बाद बनता है, उस प्लांट में उन दोनों प्लांट्स की, जो पुराने प्लांट्स लिए उन दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नए प्लांट में हमें सारी शो करती हैं। इसके बेसिकली दो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है, जो आप अगर ग्राफ्टिंग में लिखेंगे तो आपको नंबर्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी स्टेम को कट करते हैं तो उसकी जो रूट फिक्स्ड होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो मैं यहां लिख देती हूं, द कट स्टेम, जो स्टेम कट हो जाती है ऑफ द प्लांट हैविंग, यहाँ पे जो प्लांट की स्टेम कट गई है उसमें रूट्स होती हैं, जो नीचे वाला प्लांट होता है उसमें रूट्स होती हैं, और वो रूट्स जो सॉइल में फिक्स्ड होती हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, फिक्स्ड इन सॉइल। तो यहाँ पे ये जो सॉइल में रूट्स फिक्स्ड होती हैं इसको हम कहते हैं स्टॉक। तो ये है कॉल्ड स्टॉक, STOCK, ये स्टॉक होती है। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, जब यहाँ पे जो स्टेम कट हो गई है जो दूसरे प्लांट की, जो विदाउट रूट है, उसे हम सायन कहते हैं। तो मैं यहाँ उसको भी लिख देती हूं, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग नो रूट्स is called scion, SCION, इसे हम सायन कहते हैं। सो ये ग्राफ्टिंग में ये दो टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज द स्टॉक एंड द सायन। स्टॉक जो होता है, जो हमने फर्स्ट प्लांट लिया था जो कि रूट से अटैच होता है, उसे हम स्टॉक कहते हैं, और जो दूसरे प्लांट का हमने स्टेम लिया था जो विदाउट रूट्स होता है उसे हम सायन कहते हैं। और ये दोनों जो होते हैं टर्म्स, इन दोनों को मिला करके हम ग्राफ्टिंग में इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मिल जाता है। ग्राफ्टिंग में बेसिकली हम दो प्लांट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्लांट बनाते हैं। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सायन होता है, एंड जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो रूट्स डेवलप करता है, इसे हम स्टॉक भी बोल सकते हैं या रूट स्टॉक भी बोल सकते हैं। ये स्टॉक और रूट स्टॉक दोनों टर्म से जाना जाता है, और इन दोनों का एक क्लोज एसोसिएशन होता है, बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको फिर बहुत ही टफ मतलब बहुत ही टाइट क्लॉथ से बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हिले नहीं। अगर ये हिलेंगे तो फिर जो टिश्यूज होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, और अगर डेवलप नहीं होंगे तो प्लांट्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। सो गुड क्वालिटी, अगर हमें गुड क्वालिटी प्लांट चाहिए या हेल्दी प्लांट चाहिए जिसकी सारी चीज़ें सही हो, तो हमको इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है, ये जो मेथड है, इसको बहुत ही सावधानी से करना होगा। इसका फायदा ये होता है कि जो प्लांट बनते हैं स्टॉक और सायन की मदद से, उनको टफनेस मिलती है, उनको ड्रॉट झेलने की टॉलरेंस मिलती है, वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं जो इन एक प्लांट और दूसरे प्लांट के पास अलग अलग होते हैं, बट जब ये साथ में मिल जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छे प्लांट या अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं। ये इंसेक्ट से भी फ्री हो जाते हैं, और भी बहुत सारी इनकी जो एडवांटेजेस हैं वो ग्राफ्टिंग में हमें देखने को मिलती हैं। सो मैं इसका एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ। इसके एग्जाम्पल में है, जैसे इसका एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल जो है, एप्पल का प्लांट भी ऐसे ही है, पीच, देन और भी है जैसे एप्रिकॉट है या पियर है, ऐसे भी बहुत से प्लांट्स हैं।
ये आते हैं ग्राफ्टिंग की मेथड में। ये पूरा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन था। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग तीनों आते हैं, जिसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अभी तक हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़े कि आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे न्यू प्लांट्स जो हैं वो बनते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, जैसे लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि इनमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट को लेकर के। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। ये 5 एडवांटेजेस हैं जिसकी मदद से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। अभी तक हम लोगों ने कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग पढ़ा कि कटिंग में किसी भी प्लांट को कट करते हैं, उसके बाद लेयरिंग एंड उसके बाद ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में भी बहुत ही इजी था। हम उनके ही बेसिस पे इनके एडवांटेजेस को डिसाइड करते हैं कि एडवांटेजेस जो हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लांट जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होता है, दैट मीन्स इससे होता है, will be exactly a true copy of their parents plant। मतलब कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो न्यू प्लांट्स हैं, जो न्यू स्पीशीज है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हुआ है बाय दिस मेथड, दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, विल बी द एग्जैक्ट कॉपी और एग्जैक्टली अ ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट, और उनको हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो ये है, जो फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, जो फ्रूट्स ट्री से ग्रो करते हैं फ्रॉम द सीड्स, जो सीड से आते हैं, मे टेक मेनी ईयर्स, मतलब कि बहुत साल लगा सकते हैं, बिफोर इवन दे स्टार्ट बियर टू फ्रूट्स। मतलब कि बहुत टाइम, ये जो नेचुरल अकरिंग प्लांट्स होते हैं या जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो उन प्लांट्स में क्या होता है कि वो जो प्लांट फ्रूट बेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट जो कि वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अप्लाई करते हैं। पर इसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग, जो कटिंग वाला प्रोसेस है एंड ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस है, इसमें जो फ्रूट्स बियर होते हैं वो मच अर्लियर होते हैं। मतलब कि ये बहुत ही फास्ट होता है प्रोसेस, ये फास्ट भी होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है ये। इसलिए इसमें जो नेचुरल अकरिंग होता है, अब वो हटा करके वो प्रोसीजर बहुत से फार्मर्स ये कटिंग और ग्राफ्टिंग वाला प्रोसेस भी अप्लाई कर रहे हैं अपने फार्मिंग में। देन थर्ड वाला जो एडवांटेज है इसमें है कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इस मेथड से, दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, दे यूजुअली नीड लेस अटेंशन। दैट मीन्स कि हमें उनके सिर्फ अर्ली ईयर्स में ही उनको अटेंशन प्रोवाइड करनी है, जिसके बाद वो अपने आप से ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि हमें जब ग्राफ्टिंग हमने जब पढ़ा था, तो हमने जब ये पढ़ा था कि कोई भी जो प्लांट होता है जिसका स्टॉक होता है और साइन जो होता है, जब वो इस तरीके से अटैच होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब वो सपोर्ट ले लेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे ये बंधने के बाद इसमें टिश्यूज फॉर्मेशन हो रहे हैं, टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको स्टार्टिंग के ईयर्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब अर्ली ईयर्स ख़त्म हो जाते हैं, इनिशियल स्टेज इनका ख़त्म हो जाता है,
तो जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स जो कि सीड्स से ग्रो करते हैं। दैट मीन्स जो नेचुरल अकरिंग प्लांट होते हैं, जो नेचर अकर करते हैं, नेचुरल अकरिंग प्लांट होते हैं, उनके कंपैरिजन में ये जो प्लांट हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से बनाते हैं, उनमें लेस अटेंशन की ज़रूरत होती है। हम नेचुरल अकरिंग में बहुत ज़्यादा हमें अटेंशन चाहिए देनी पड़ती है। देन नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट मेनी प्लांट्स can be grown from a parent plant by artificial propagation. Now, many plants can be grown from a single parent also. That means हम यहाँ पे layering की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी भी प्लांट को हम एक पेरेंट प्लांट से ही दूसरा बना सकते हैं, बहुत सारे स्पीशीज आगे बना सकते हैं, तो वो भी इसी एडवांटेज में आएगा। किसमें? एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आएगा। दैट मीन्स हम बहुत सारे प्लांट एक सिंगल प्लांट से भी बना सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग हम लेयरिंग भी कर सकते हैं इसमें। ओके, देन ये फोर्थ पॉइंट था। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 एडवांटेजेस पढ़े इसके। अब हम पढ़ते हैं लास्ट एडवांटेज जो है वी कैन गेट सीडलेस प्लांट्स इन दी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। दैट मीन्स हमें यहाँ पे सीड्स भी अगर नहीं चाहिए तो हमें नहीं मिलेंगी। अगर हमको सीडलेस प्लांट्स चाहिए तो वो भी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में एक चॉइस है, हम ले सकते हैं उसको। तो ये 5 एडवांटेजेस थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जिसमें हमने न्यू प्लांट्स को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जब अगर हम न्यू प्लांट बनाते हैं तो हमें उसके ट्रू कॉपी मिलते हैं, ये देखा। फिर उसके बाद जो सीड्स होती हैं उसको जो नॉर्मल प्लांट, जो नेचुरल अकरिंग प्लांट होते हैं, उनसे जब लेते हैं तो उसमें जो फ्रूट्स बेयर होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, बट एज कंपेयर टू कटिंग एंड ग्राफ्टिंग उसमें बहुत कम समय लगता है। देन थर्ड हमने देखा कि जो प्लांट्स ग्रो होते हैं इससे वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, उसमें हमें बहुत कम अटेंशन की ज़रूरत होती है इनिशियल स्टेजेस में या अर्ली ईयर्स में, एज कम्पेयर टू जो नेचुरल अकरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हमें हमेशा ज़रूरत होती है कि हम सावधानी दें। देन फोर्थ हमने पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो सकते हैं पेरेंट प्लांट से। दैट मीन्स एक सिंगल प्लांट से भी वो ग्रो हो सकते हैं बाय द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। और इसमें हम सबसे पहले मेथड लेते हैं लेयरिंग का। देन हमने फिफ्थ पढ़ा दैट वी कैन गेट दी सीडलेस प्लांट्स ऑल्सो। हम लोग को सीडलेस प्लांट्स भी मिल सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से। मतलब हमको ये पूरा एडवांटेजेस जो है बस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मिल सकता है। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कैसे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से लैब्स में विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल पीस ऑफ टिश्यू कैसे प्लांट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में पढ़ा था कि किस तरह से हम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा हम किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम इस टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक छोटे से पीस से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं। एक छोटे पीस से लैब में ही कैसे हम हार्मोन्स की मदद से, न्यूट्रिएंट्स की मदद से प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। तो आज ये जो टॉपिक है ये है टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है? सो टिश्यू कल्चर नाम से ही है
कि टिश्यूज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो टिश्यूज इसमें हैं वो प्लांट के टिश्यूज हैं। जो प्लांट की टिश्यूज हैं उनको हम लेते हैं इसमें, एंड उसके मदद से हम किस तरीके से न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये है आज का ये टॉपिक। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है किसी छोटे से पीस से, एक पीस जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, इस पीस से जब कोई न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है ऑफ दैट प्लांट टिश्यू, वो प्लांट टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप, अब हम लेते कहाँ से हैं वो टिश्यू, हमेशा हम उस ग्रोइंग टिप से ही लेते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग टिप जो होती है वो उस प्लांट को एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है। जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। इसीलिए हम हमेशा जो भी टिश्यू लेते हैं वो किसी भी प्लांट का, जो पुराने ओल्ड प्लांट का लेते हैं, वो हम हमेशा ग्रोइंग टिप से लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टिश्यूज रहते हैं एंड वहाँ हमें सूटेबल कंडीशंस भी मिलती हैं, और उन सूटेबल कंडीशंस से ही हमको कल्चर सॉल्यूशन मिलता है। ये कल्चर सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू रिप्रोड्यूस और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ ग्रोइंग टिप टिश्यूज। इसकी मदद से हमको पूरा एक नया प्लांट मिलता है, जस्ट इसकी मदद से, टिप्स की मदद से। ये जो टिप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टिश्यूज होते हैं। कुछ 5 पॉइंट्स हैं इसमें जिसकी मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से लैब्स में प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं, हम उसमें जो ग्रोइंग टिप होती है उसमें एक छोटा सा पीस लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल टिश्यू का पीस लिया है हमने। उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम लैब्स में जब लेके जाते हैं तब हम उसमें एक टिश्यू कल्चर मिलाते हैं जिसे हम स्टेराइल जेली कहते हैं। जो स्टेराइल जेली होती है वो न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स दोनों कंटेन करती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स होते हैं ये किसी भी प्लांट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्लस ये जो हार्मोन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टिश्यू टिप्स को, जो टिश्यू के टिप्स हैं उसको फिर से रिप्रोड्यूस करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की। रैपिडली डिवाइड्स द सेल ऑफ द प्लांट टिश्यू। ये क्या करता है, हार्मोन्स किसी भी प्लांट के सेल्स को रैपिडली डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड ये क्या करता है, ये बंडल ऑफ सेल्स क्रिएट करता है जो कि शेपलेस लम्प्स होते हैं जिन्हें हम कैलस कहते हैं। कैलस जो होता है वो मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बंडल ऑफ सेल्स से बनता है। जो बहुत सारे सेल्स जब रैपिडली डिवाइड करेंगे तो उससे जो बंडल बनेगा, जो लंप बनेगा, लंप को हम हिंदी में गांठ कहते हैं, उससे जो लंप बनेगा उसे हम यहाँ कैलस कहते हैं। ये कैलस का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कैलस जो होता है तब सेकेंड पॉइंट में जो कैलस होता है वो फिर ट्रांसफर होता है अगेन टू अनदर जेली, फिर एक और जेली में वो ट्रांसफर होता है। वो भी प्लांट हार्मोन ही होता है उस जेली में, और वो जो प्लांट हार्मोन होता है
वो सूटेबल होता है फॉर डेवलपिंग दी रूट्स। सबसे पहले हम हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले अगर जब हमने टिश्यू लिए हैं तो उसमें हम सेल्स डिवाइड करना देखेंगे। जब सेल्स उसमें डिवाइड हो जाएंगी तो फिर हम उसमें एक और हार्मोन मिलाएंगे जो कि पहले रूट्स को डेवलप करना शुरू करता है। उसके बाद फिर से हम कैलस में, जो कि डेवलप्ड रूट के साथ है इस बार, उसमें हम फिर से एक और जेली लाइक स्ट्रक्चर मिला देंगे, जेली लाइक कंपोनेंट मिला देंगे, और इस बार उस जेली में डिफरेंट हार्मोन्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे इन डेवलपिंग दी शूट्स। सबसे पहले हमने रूट्स को डेवलप करवाया, अब हमने शूट्स को डेवलप करवाया। ये शूट्स डेवलप किस तरह से हुए? उसी तरीके से जिस तरीके से रूट्स हुई, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। जो हार्मोन्स यूज हुए उसकी वजह से शूट्स भी डेवलप होती हैं और रूट्स भी डेवलप होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो कैलस है, हैविंग द रूट्स एंड द शूट्स अब सब सेपरेट हो जाते हैं इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। तो क्या होता है, ये जो कैलस होता है ये अब रूट्स एंड शूट्स दोनों में सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और अपने छोटे छोटे प्लांटलेट्स क्रिएट करने लग जाता है। उसके बाद ये जो प्लांटलेट्स होते हैं ये फिर प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स एंड सॉइल। अब इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है छोटे छोटे पॉट्स में और सॉइल में, जहां पे इनको ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं। और वो सूटेबल कंडीशन क्या होती है? जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट, एयर, ये सारी चीजें इनको मिलती हैं ग्रो करने के लिए। और उसके बाद ये स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस में एक मैच्योर प्लांट बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये टिश्यू कल्चर का ही प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले हमने जो टिश्यू लिया, टिश्यू लेने के बाद उसमें हमने एक स्टेराइल जेली मिलाई, जिसको हमने हार्मोन्स जो थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसमें हार्मोन्स थे, और उसने रैपिडली सेल्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। वो जो सेल्स थे फिर और भी ज़्यादा इकट्ठा होकर के एक शेपलेस लंप तैयार कर लिया उसने, जिसे हमने कैलस बोला। वो कैलस जो था उसको फिर से हमने एक दूसरी जेली में ट्रांसफ़र किया। उस जेली में ट्रांसफ़र करने के बाद वो हार्मोन्स जो थे जो उस जेली में प्रेजेंट थे, उन्होंने रूट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। जब रूट्स डेवलप हो गई तो अगेन हमने उस कैलस को, जो कि डेवलप्ड रूट के साथ थी, उसको हमने फिर से एक और जेली में ट्रांसफर कर दिया, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स उसमें थे ऑलरेडी प्रेजेंट। अब उन जेली ने फिर से शूट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। जब हमने रूट्स और शूट्स दोनों डेवलप कर लिए तो जो कैलस था उसने अपने आप सेपरेट करना शुरू कर दिया अपने टाइनी प्लांटलेट्स को। जब वो टाइनी प्लांटलेट्स अपने सेपरेट हो गए, उसके बाद हम लोगों ने जो क्या किया, उन दोनों को सॉइल में और पॉट्स में डिफरेंट प्लेसेस में रख दिया, जहां पे ये अपने आप को ग्रो कर रहे थे सूटेबल कंडीशंस के साथ, ताकि ये एक मैच्योर प्लांट हो जाए। सो ये जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट था, ये जो प्रोडक्शन पूरा होता है, इस पूरे प्रोसेस को हमने एक टर्म से डिफाइन किया है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ये माइक्रो प्रोपागेशन जो होता है, ये एक प्रोडक्शन ऑफ प्लांट होता है बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। कोई भी प्लांट जब टिश्यू कल्चर के द्वारा ग्रो होता है तो उसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर का पूरा एक टॉपिक था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उसके
एडवांटेजेस क्या होते हैं। जिस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में एडवांटेजेस होते हैं, उसी तरीके से टिश्यू कल्चर में भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है टिश्यू कल्चर का जो ये टेक्निक होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट टेक्निक होती है। मतलब कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं या प्लांटलेट्स होते हैं, ये कुछ ही समय में अप्रॉक्सीमेटली कुछ हफ्तों में ही बन के रेडी हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा प्लांट टिश्यूज भी नहीं लगते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज सफिशिएंट फॉर दिस एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ यहाँ पे कुछ ही हफ्ते में बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं इस टिश्यू कल्चर से, ये डिजीज फ्री होते हैं। मतलब कि कोई भी डिजीज इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये जो टिश्यू कल्चर होते हैं ये हाईली बहुत ही अच्छे प्लांट से लिए जाते हैं, उनकी टिप से लिए जाते हैं जो कि डेवलप्ड होती हैं, हाईली डेवलप्ड होती हैं। उन प्लांट से, उनकी प्लांट की ग्रोइंग टिप से ये टिश्यू कल्चर लिए जाते हैं। इस वजह से ये जो होते हैं ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि ये जो टिश्यू कल्चर होता है ये पूरे साल ग्रो हो सकता है। कोई भी इसका एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये सिर्फ एक ही साल में, एक ही सीजन में होगा ग्रो, पर ये राउंड द ईयर, मतलब कि हर समय ये ग्रो कर सकते हैं, कोई भी इसका स्पेसिफिक सीजन नहीं है। देन फोर्थ इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम स्पेस ही लेता है, जिसकी वजह से इसको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो प्लांटलेट्स होते हैं वो ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। नए प्लांट्स को बार बार ग्रो करना बहुत आसान होता है, बहुत ही कम स्पेस जो होती है इसमें ज़रूरत होती है। सो ये थे हमारे टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस। अभी तक हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, टिश्यू कल्चर पढ़ा, उसके एडवांटेजेस पढ़े और अब इसके एडवांटेजेस भी हमने पढ़े। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।